नमस्कार। आज के वीडियो में हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता ये ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, यह सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, इसके ऊपर हम आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, विभिन्न जो सिंधु पुरास्थल हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी पुरास्थल हैं, उनके उत्खनन से जो आवासीय भवनों के जो साक्ष्य मिले हैं, उन आवासीय भवनों के साक्ष्यों से वो ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। अब आप कहेंगे कि सर कैसे पता चला? देखिए, परिवार भी दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। विभिन्न सिंधु पुरास्थलों पर जो पूर्वीय बस्तियां मिली हैं, जहां पर अधिसंख्यक आवासीय भवन ही मिले हैं, उन भवनों के आकार के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में वो एकल परिवार रहा करते थे, क्योंकि जो मकान या जो भवनों के जो अवशेष मिले हैं वो केवल एक परिवार के रहने लायक ही मकानों के अवशेष मिले हैं, और उन मकानों के आकार और रूपरेखा के आधार पर ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था या जो सिंधु समाज था, उसकी सबसे छोटी इकाई है वो परिवार था। परिवार में भी एकल परिवार। इसी प्रकार विभिन्न सिंधु पुरास्थलों से जो बड़ी संख्या में नारी मूर्तियां मिली है तथा मोहरों के ऊपर नारी का भिन्न भिन्न स्वरूपों में जो प्रचुर मात्रा में भिन्न भिन्न स्वरूपों में जो अंकन मिला है, उसके आधार पर भी इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं ने यह संभावना व्यक्त की है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो मातृ सत्तात्मक था। अर्थात सिंधु समाज में जो परिवार नामक इकाई था, उसका मुखिया है वो परिवार की जो सबसे वृद्ध नारी होती थी वो होती थी। वर्तमान जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, पितृ सत्तात्मक। परंतु सिंधु समाज से इस प्रकार के अवशेष में साक्ष्य मिले हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः सिंधु समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक था। इसी प्रकार का सिंधु समाज भी वर्तमान समाज की भांति भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित था। इससे संबंधित जो साक्ष्य हैं वो भी प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरों का जो नियोजन मिलता है, इसके अलावा जो आवासीय भवनों का जो आकार है, रूपरेखा है, शवाधान का जो ढंग है, यानी शवों को दफनाने का जो ढंग है, उससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः सिंधु समाज कई वर्गों और समुदायों में विभाजित था। जिसके बारे में विस्तार से मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से शवाधान से पता चलता है कि सिंधु समाज कई वर्गों या कई समुदायों में विभाजित था। इसी प्रकार जो सिंधु समाज है वो एक प्रकार से शांतिप्रिय और समष्टिवादी समाज था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार से तीक्ष्ण और आयुध हथियार, जो रक्षात्मक हथियार है वो नहीं मिले हैं। उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। सिंधु समाज की जो एक और विशेषता दिखाई देती है वो है अंत्येष्टि क्रिया, यानी शवाधान का तरीका। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों के उत्खनन से जो कब्रों के अवशेष मिले हैं, उन कब्रों के अवशेषों से शवों को वो 3 प्रकार से दफनाए जाने या उनका अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किए जाने का साक्ष्य मिला है, जिन्हें नाम दिया गया है पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और तीसरा है कलश संस्कार या दाह संस्कार। पूर्ण शवाधान से मेरा तात्पर्य है
कि पूर्ण शवाधान के अंतर्गत सिंधु सभ्यता में शव को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था, यानी मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को उत्तर दिशा में सर और दक्षिण दिशा में वो पैर रखकर उसे दफनाया जाता था। लेकिन हड़प्पा में वो एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें मानव शव को दक्षिण से उत्तर की तरफ दफनाया गया है, यानी उसका सर दक्षिण की तरफ है और पैर उत्तर की तरफ है, जिसकी पहचान जो पुरातत्ववेत्ता जो इतिहासवेत्ता है उन्होंने उसकी पहचान एक विदेशी के रूप में की, क्योंकि इस कब्र में जो शवाधान है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ किया गया है, जबकि जो हड़प्पा में जो अन्य शवाधान मिले हैं उनमें एक प्रकार से मानव शवाधान उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी सर उत्तर की तरफ पैर दक्षिण की तरफ करके दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार अन्य जो सैंधव स्थल है वहां से भी भिन्न भिन्न प्रकार के वो शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि लोथल जो कि एक बंदरगाह नगर था, वहां पर जो शवाधान मिला है उस शवाधान में एक प्रकार से मानव शव को पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी सर पूर्व की तरफ पैर पश्चिम की तरफ, तथा जो शव है वो एक करवट के रूप में है, यानी मनुष्य को सीधा न लेटाकर एक करवट के रूप में वो लेटाया गया है। लोथल में जो कब्रें मिली हैं उनमें मानव शवाधान पूर्व से पश्चिम की तरफ किया गया है, साथ ही साथ जो शव है वो करवट के रूप में है। इसी प्रकार युगल समाधि के साक्ष्य भी मिले हैं लोथल से ही। लोथल में ही हमें पहली बार एक ही कब्र में एक स्त्री और पुरुष को है वो एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। युगल समाधि, प्रश्न पूछा जाता है कि युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? लोथल। इसी प्रकार सैंधव सभ्यता कालीन पुरास्थल रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, वहां से एक मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी मानव शव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो सबसे बड़ा कब्रगाह है वो हड़प्पा में मिला है और इसे R37 नाम दिया गया। शवाधान का जो दूसरा प्रकार मिला है वो है आंशिक शवाधान। आंशिक शवाधान के अंतर्गत है वो मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव को वो खुले में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और तत्पश्चात जो शेष बच्चे अवशेष होते थे उनको इकट्ठा कर वो एक स्थान पर दफना दिया जाता था। इस प्रकार के शवाधान के साक्ष्य भी विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से वो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। शवाधान का जो तीसरा तरीका है वो है आंशिक शवाधान, कलश शवाधान, या जिसे हम दाह संस्कार भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत है वो मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव को जला दिया जाता था और जलाने के बाद उसके जो अवशेष होते थे उनको किसी कलश या मंजूषा यानी कि एक मटके में वो एकत्रित कर दिया जाता था और एकत्रित करने के पश्चात उसे मनुष्य के वो दैनिक जीवन में काम ली जाने वाली वस्तुओं के साथ दफना दिया जाता था और इस प्रकार के शवाधान को कलश शवाधान या दाह संस्कार कहते थे। तो इस प्रकार जो सैंधव सभ्यता का जो या सैंधव लोगों का जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में हमें जो मुख्य जानकारी है वो मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है। विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से जो भवन, स्मारक, जो मूर्तियाँ या जो अन्य कलात्मक अवशेष मिले हैं उनसे हमें सैंधव समाज की वो कुछ विशिष्टताओं के बारे में पता चलता है जिनके बारे में हमने चर्चा की। सिंधु सभ्यता की विशेषता से संबंधित जो अंतिम जो टॉपिक है वो हम उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे अन्य कलात्मक अवशेषों के अंतर्गत। धन्यवाद।